आज के इस विश्लेषण में हम एक प्राचीन पौराणिक कथा को बिल्कुल नए मॉडर्न नजरिए से देखने वाले हैं। सच मानिए तो ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में दबी कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि ये मॉडर्न वर्कप्लेस मैनेजमेंट और लीडरशिप डायनामिक्स पर एक एकदम सटीक मास्टर क्लास है। जब भी किसी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर या बॉस और एम्प्लॉय के रिश्ते की बात आती है ना, तो सदियों पुरानी ये कथा आज की जटिल समस्याओं के बहुत ही प्रैक्टिकल समाधान देती है। तो चलिए इस केस स्टडी की शुरुआत इस पूरे मामले के सबसे मूल प्रश्न से करते हैं। ये कहानी राजा गुणधिप और उनके एक बहुत ही अनोखे वफादार कर्मचारी के इर्द गिर्द घूमती है। जब बॉस और एम्प्लॉय के बीच के इस लेनदेन को बारीकी से देखा जाए तो ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर असली महानता किसमें है, किसी के अधिकार में या उसके त्याग में। पहला हिस्सा है कम आंका गया वफादार सेवक। देखिए, हर महान बिजनेस स्टोरी की शुरुआत अक्सर एक मिसमैनेज्ड एंटरप्राइज से होती है। यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही होता है। एक बेहद होनहार राजकुमार बहुत दूर से आकर राजा की सेवा में लगता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी सारी क्षमता और रिसोर्सेज को उसका लीडर पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता है, एकदम अनसीन टैलेंट। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, जो है सत्ता के सामने सच बोलना। एक दिन ये उपेक्षित एम्प्लॉई और उसका बॉस यानी राजा दोनों जंगल में शिकार के दौरान बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं, और यहीं इस अकेलेपन में उस एम्प्लॉई को आखिरकार अपनी लीडर के साथ एक वन-ऑन-वन फीडबैक सेशन का मौका मिल ही जाता है। और वो वहां अपने काम के माहौल के बारे में कुछ ऐसी सच्चाइयां बोल देता है जो सुनने में काफी कड़वी लग सकती हैं। यहाँ इस स्टेटमेंट पर गौर करने वाली बात है, उस राजकुमार का दावा सच में बहुत बोल्ड है। वो सीधे तौर पर कहता है कि एक ऐसे लीडर की सेवा करना जिसके पास कोई नैतिकता या गुण नहीं है, वो किसी भी व्यक्ति के जीवन और उसकी क्षमता के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। एक तरह से देखा जाए तो ये टॉक्सिक वर्कप्लेस की सदियों पुरानी पर एकदम सटीक डेफिनेशन है, जो उसने बिना किसी डर के अपने राजा के सामने रख दी। उसने अपनी इस कॉर्पोरेट फिलॉसफी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया है। यहाँ वो किस्मत और मनोबल को तोड़ने वाले टॉक्सिक एनवायरनमेंट के बीच का अंतर एकदम क्लियर कर देता है। वो बताता है कि आयु, कर्म, धन, विद्या और यश, ये 5 चीजें तो किस्मत में तय होती हैं, इन पर हमारा जोर नहीं। लेकिन एक असज्जन लीडर की सेवा करना या खोटे इंसान की संगत करना, ये वो नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो इंसान खुद चुनता है और जो उसकी प्रगति को रोक देते हैं। ये एक एम्प्लॉई द्वारा अपने मैनेजर को दिया गया एक बहुत ही गहरा फीडबैक था। तीसरा सेक्शन है एक लीडर का कोर्स करेक्शन। अब सवाल ये है कि एग्जीक्यूटिव्स को ऐसे कठोर फीडबैक पर रिएक्ट कैसे करना चाहिए। ज्यादातर लोग शायद डिफेंसिव हो जाएं, लेकिन राजा ने जो किया वो एक अनजान मैनेजर से एक बहुत ही रिसेप्टिव और समझदार एग्जीक्यूटिव बनने का एक शानदार उदाहरण है। इस कोर्स करेक्शन की टाइमलाइन देखना बहुत दिलचस्प है। जंगल में राजा ने फीडबैक को एक्टिव लिसनिंग के जरिए सुना। उसने बुरा मानकर एम्प्लॉय को निकाला नहीं। फिर शहर लौटकर उसने इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी आत्मचिंतन किया। उसके बाद उसने उस सेवक को ऑफिशियली पेरोल पर रखा और उसे तुरंत आलीशान कपड़े और उच्च पद देकर वे सारे रिसोर्सेज मुहैया कराए जो सफल होने के लिए जरूरी है। ये होती है ट्रू लीडरशिप। चौथा हिस्सा सामने आता है जादुई इनाम को साझा करना। अपनी वफादारी के लिए आखिरकार पहचान और रिवॉर्ड मिलने के बाद उस नए एम्पावर्ड एम्प्लॉय के सामने एक बहुत बड़ी और अनोखी परीक्षा आती है, जब उसे अचानक एक जादुई देवी का मंदिर मिलता है। यहाँ घटनाओं के क्रम पर ध्यान देते हैं। राजकुमार उस मंदिर में जाता है, उसे एक जादुई कुंड और एक खूबसूरत महिला मिलती है। वो उस कुंड में नहाता है और सीधा अपने घर टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस अद्भुत खोज को अपने पर्सनल फायदे के लिए छिपाने के बजाय वो सर्वेंट लीडर इस बड़ी खबर को सीधा अपने सीईओ, मेरा मतलब है अपने राजा के पास ले जाता है। ये संस्था के प्रति एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी है। कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब वे दोनों वापस उस मंदिर में जाते हैं। वो जादुई महिला राजा को देखते ही उस पर पूरी तरह मोहित हो जाती है, लेकिन यहाँ राजा अपनी पर्सनल इच्छाओं का बहुत बड़ा त्याग करता है। वो एक बड़ा एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेता है और उस महिला को आदेश देता है कि वो अपने कमिटमेंट का सम्मान करे और उसके उस वफादार एम्प्लॉय से ही शादी करे। और इसी के साथ हम इस नैरेटिव के सबसे अहम और 5वें हिस्से पर पहुंचते हैं, लीडरशिप का धर्म। ये सारे इवेंट्स मिलकर उस महान विश्लेषक बेताल के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी बन जाते हैं, जो एक ऐसी कॉर्पोरेट पहेली खड़ी करता है जिसका जवाब देना बिल्कुल भी आसान नहीं है।
जरा इन दोनों असाधारण कामों को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। एक तरफ है एम्प्लॉय की पूरी ट्रांसपेरेंसी, जिसने अपना एक बहुत बड़ा जादुई राज अपने बॉस के हवाले कर दिया, और दूसरी तरफ है एक लीडर का वो बहुत बड़ा त्याग, जहां उसने एक चमत्कारी महिला को अपने वफादार एम्प्लॉय के लिए छोड़ दिया। दोनों ही काम अपने आप में कमाल के हैं। बेताल कहानी को बिल्कुल यहीं रोक देता है और राजा विक्रम से सीधा सवाल दागता है, बताओ इन दोनों में से किसका काम बड़ा था? ये केवल एक सवाल नहीं है, ये सच्चे नेतृत्व और कर्तव्य निष्ठा के इवैल्यूएशन की एक बहुत कड़ी परीक्षा बन जाता है। राजा विक्रम ने इसका बहुत ही सटीक जवाब दिया, और वहां उन्होंने एक लीडर के धर्म को डिफाइन किया। उन्होंने साफ किया कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव अपनी टीम पर कोई उपकार करता है या उनके लिए कोई त्याग करता है, तो वो कोई महानता नहीं, बल्कि उनका बेसलाइन ऑब्लिगेशन है। उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन का आधार ही यही है कि उन्हें अपनी टीम का भला करना है। इसीलिए राजा विक्रम का स्पष्ट फैसला ये था कि सेवक का काम सच में बड़ा था। क्यों? क्योंकि उसने वो किया जो उसकी ड्यूटी में बिल्कुल शामिल नहीं था। वो अपनी बेसिक जॉब रिक्वायरमेंट से बहुत आगे गया। उसने ये सब किसी दबाव या ऑब्लिगेशन में नहीं, बल्कि प्योर डिवोशन से किया। ट्रू सर्वेंट लीडरशिप यही होती है, जब बिना मांगे और बिना किसी शर्त के अपनी इच्छा से योगदान दिया जाए। ये पूरी केस स्टडी हम सबके लिए एक आखिरी और बहुत ही गहरा विचार छोड़ जाती है। आज के इस मॉडर्न वर्कप्लेस में हर लीडर और टीम मेंबर को सोचना चाहिए, क्या काम बस एक ड्यूटी समझकर किया जा रहा है, या फिर बिना किसी बाध्यता के पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ सर्व किया जा रहा है? क्योंकि एक ट्रूली ग्रेट एंटरप्राइज वही बनता है जहां लीडर्स अपने धर्म का पालन करते हैं और टीम के सदस्य निष्ठा से प्रेरित होते हैं।